अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में लास्ट में जो आपको एक प्रॉब्लम दिखी थी, तो मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में मुतालिक बताया जाएगा। तो आज हमने उसी प्रॉब्लम के मुतालिक देखना है। सो हम लोग पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये लेक्चर नंबर 18 है CS 304 का। सो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक वेरिएबल अपनी वैल्यू अपने ही दोबारा ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश करे, ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ एक लेट्स सपोज पानी की बोतल है, उसके अंदर कुछ पानी है। लेट्स सपोज आधी बोतल के अंदर पानी है, तो क्या आप उस बोतल का पानी दोबारा उसी बोतल में डाल सकते हैं? लॉजिक ही नहीं बनती ना। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि आप उस बोतल का पानी किसी दूसरे बर्तन में डालें, फिर दोबारा से उस बर्तन में पानी जो है वो दोबारा उसकी बोतल में डाल दें, लेकिन वैसा नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप उसी कंटेंट को दोबारा उसी कंटेंट के अंदर फिट करना है, यानी कि उसी बोतल के पानी को दोबारा उसी बोतल में डालना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस प्रॉब्लम को कहते हैं सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में भी शो हो रहा है कि एक फ़ाखिर नाम से एक कंटेनर है जिसके अंदर नाम स्टोर है फ़ाखिर, जिसका वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग 1। क्या ये स्ट्रिंग 1 दोबारा से स्ट्रिंग 1 में स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ये एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज असाइन टू इटसेल्फ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को दोबारा से असाइन किया जाएगा, सच एज स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1, जैसा कि ये केस है, स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 1 में ही असाइन किया जा रहा है, इट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ये आपके पास अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है बिकॉज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द असाइनमेंट आर द सेम। क्योंकि सोर्स भी वही है, डेस्टिनेशन भी वही है, तो कॉपी कैसे होगा? ठीक हो गया ना। अब प्रॉब्लम क्या है देखें, इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली दिस कैन रिजल्ट इन इशू लाइक मेमोरी एक्सेस वायोलेशन और इनकरेक्ट डेटा कॉपिंग। हाँ जी, अगर इस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता तो ये प्रॉब्लम हो सकता है क्या? मेमोरी एक्सेस वायोलेशन। एक तो मेमोरी एक्सेस वायोलेशन हो सकता है कि आप कैसे एक ही मेमोरी को दोबारा उसी मेमोरी में असाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, मशीन है, मशीन तो किसी भी तरह के एरर से ख़राब हो जाती है ना। दूसरा इनकरेक्ट डेटा कॉपिंग, कि ये डाटा ही किस तरह से इनकरेक्ट कॉपी हो रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका सिंपल सा है कि आप एक ही इफ़ कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये कोड आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही दिखाया था और उसी में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में भी यही कोड ही होगा, और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस कंडीशन का क्या मतलब है। तो हाँ जी, ये वही कोड है, वहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो यही जो कंडीशन है यही चेक करेगी कि आपका जो सेल्फ असाइनमेंट है वो प्रॉब्लम तो नहीं है। कैसे चेक करेगी? देखें, दिस आपको पता है, दिस का कीवर्ड करंट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करता है, यानी कि जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो दिस में आकर स्टोर होती है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल होता है। उसके बाद RHS, ये मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ इसको फंक्शन में पास की जा रही है, नथिंग मोर देन डैट। अब हो क्या रहा है कि ये चेक कर रहा है कि क्या अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि दिस जो अभी वाला ऑब्जेक्ट है, क्या उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड की जो ऑपरेटर है या हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर उसके इक्वल नहीं है तब भी ये डिलीट करेगा। और अगेन वही ये सारा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिलीट करेगा मेमोरी को, फिर न्यू मेमोरी बनाएगा और उसके अंदर कॉपी कर देगा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को। क्लियर? अगर हमारे पास दिस यानी कि करंट ऑब्जेक्ट की भी और जो राइट हैंड साइड वाली जिस वैल्यू को हम कॉपी कर रहे हैं वो दोनों सेम ही है, देन क्या होगा? देन ये एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा और हमारे सबसे पहले तो पॉइंटर को नल कर देगा और रिटर्न कर देगा दिस को, यानी कि जो अभी वैल्यू है दिस के अंदर करंट वाली वहीं रिटर्न हो जाएगी। तो हमारे पास ये कॉपी वाला जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना अंदर, कि सबसे पहले पॉइंटर डिलीट हो रहा है, फिर न्यू मेमोरी बन रही है, फिर कॉपी हो रहा है डाटा, ये होने से बच जाएगा। ये होने से बचेगा तभी हमारे पास ये मेमोरी एक्सेस की वायोलेशन वगैरह नहीं आएगी। अगर ये चेक ना लगाएं, ये इफ़ कंडीशन ना लगाएं, तब क्या होगा कि ये सारी लाइनें चलना लग जाएगी, जिससे क्या होगा कि पॉइंटर डिलीट होगा, फिर नया पॉइंटर बनेगा, न्यू मेमोरी बनेगी, फिर कॉपी होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी ये मेमोरी एक्सेस वायोलेशन और सारा ये जो जितने भी तरह के एरर है ये आपके आने के चांसेस है। उसके बाद एक लास्ट में ये जो लाइन लिखी गई है रिटर्न, इसका मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है रिटर्निंग कॉन्स्ट
स्ट्रिंग टू प्रिवेंट असाइनमेंट सब एक्सप्रेशन। ये भी मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, लेक्चर 17 में, कि जब इस तरह की कोई हमारे पास इशू आ रहा था कि 3 वेरिएबल जाके एट द एंड एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रहे थे, एक ही ऑब्जेक्ट में कह लें कि स्टोर हो रहे थे, तब ये प्रॉब्लम आती थी। तब भी मैंने आपको बताया था कि हम अगर सब एक्सप्रेशन में इसको रैप अप कर दें कि जैसे स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 पहले असाइन हो फिर स्ट्रिंग 3, तब हमारे पास ये इशू आता है। तो तब हमारे पास यहाँ पर ये जो रिटर्न दिस लिखा हुआ है यहीं पर काम आता है। ये क्या करेगा कि पहले स्ट्रिंग 3 की वैल्यू स्ट्रिंग 2 में असाइन करेगा और उसके बाद स्ट्रिंग 2 की वैल्यू स्ट्रिंग 1 में असाइन करके एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया? तो ये जो रिटर्न स्टार दिस लिखा हुआ है यही ये हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी लेक्चर के अंदर है, जो कि है ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर। कौन सा? प्लस इज इक्वल टू। अभी तक तो आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक ही सिंटैक्स होता है हमारे पास कि आप हमेशा ऑपरेटर, सबसे पहले तो आप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं या आप जो भी वेरिएबल लिख रहे हैं उसका जो डेटा टाइप है वो लिखेंगे। उसके बाद आप ऑपरेटर लिखेंगे, जो ऑपरेटर आप ओवरलोड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। क्लास की केस में कुछ अलग होता है, अगर आप क्लास लिख रहे हैं तो आप क्लास का नाम लिखेंगे क्योंकि क्लास भी जो है वो कस्टम डेटा टाइप होती है। तो यहाँ जो एग्जांपल दी गई है आपके नोट्स में वो भी यही थी कि आप एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा कम्प्लेक्स क्लास का मतलब ये होगा कि आप उसके अंदर 2 नंबर जो 2 वैल्यू स्टोर करवाने, एक हो गया रियल और एक होगी इमेजिनरी। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में सभी ने सुना होगा, 2 तरह के उसके अंदर नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो कम्प्लेक्स क्लास हैज़ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया? इसके अंदर क्या है कि हम ओवरलोड करें प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर को। कैसे ओवरलोड करेंगे? देखें, पहले नंबर पे हम लोग क्लास बना रहे कॉम्प्लेक्स की, 2 वेरिएबल हैं डबल डेटा टाइप के नाम से, जिसके अंदर एक रियल है और एक इमेजिनरी, ये 2 वेरिएबल हैं। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है? पब्लिक के अंदर देखें तो यहाँ पर हम लोग अपना वही ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? हमने क्लास का नाम लिखा, अगर क्लास नहीं बनाते तो यहाँ पर डेटा टाइप लिखी जाती है। क्लियर? उसके बाद ये जो एंड है ये हमारे पास सिंटैक्स के मुताबिक है। ऑपरेटर का कीवर्ड एज इट इज़ आएगा, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, किसको ओवरलोड करें? प्लस इज इक्वल टू को, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद ये कॉन्स कम्प्लेक्स राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास वैल्यू रिसीव हो रही है जो पैरामीटर में यहाँ पर आएगी। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास उसका कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर नीचे देखें तो यहाँ पर हमने उसको सारा उसकी वैल्यू जो भी उसकी कोडिंग है वो यहाँ में लिखी हुई है। कैसे हो रही है ये देखें, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू रिसीव हो रही है उसके अंदर हम जो रियल पार्ट है उसको रियल के अंदर स्टोर करवाने हैं, जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के बेसिकली सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर? और उसके बाद इन दोनों को मिला के हम लोग दिस की मदद से, यानी कि करंट हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर रहे हैं। राइट? सही हो गया? तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही ये बेसिकली अलग अलग कर रहे हैं, और यहाँ पर देखें तो सिर्फ रियल वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो ये रियल के लिए अलग है, और अगर रियल और इमेजिनरी दोनों ही नंबर आपके एक साथ आ रहे हैं तब ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपको पता है नाम तो उसका सेम होता है, अगर उसके पैरामीटर में वो वैल्यू खुद ही डिटेक्ट करता है कि क्या उसकी टाइप है, जिस टाइप की वैल्यू होगी वही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो यहाँ पर उसी तरह के 2 कंस्ट्रक्टर बनाए गए हैं, एक रियल और इमेजिनरी दोनों के लिए है, और दूसरा अगर रियल वैल्यू सिर्फ आ जाती है तभी काम करने के काबिल है। अब चौथे नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपके पिछले लेक्चर्स में भी आया है। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि आपके क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। उसके अंदर क्या होता है कि आप पब्लिक तो एक्सेस कर पाते हो लेकिन प्राइवेट एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है क्लास का तब आप प्राइवेट डाटा मेंबर्स भी एक्सेस कर पाते हो। ठीक है? ये हमने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास था, जैसे कि आपके घर में आपके सिर्फ जो प्राइवेट मेंबर है वही एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड मेंबर है, कोई आपका रिश्तेदार है, तो वो तो एक्सेस कर पाता है ना आपका घर। तो हो सकता है वो जो आपका फ्रेंड एज अ गेस्ट हो या कोई भी हो, वो 100% तो हमें इंश्योर नहीं है ना कि वो हमारी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 100% श्योर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है फ्रेंड फंक्शन में कि आप किसी फंक्शन को, किसी क्लास का फ्रेंड तो बना रहे हो, लेकिन आपको क्या 100% एश्योरिटी है कि क्या वो आपके प्राइवेट डाटा मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? हाँ जी। तो यही प्रॉब्लम है हमारे पास फ्रेंड फंक्शन की। तो इसी के लिए बेहतरीन हल किया है कि आप उसको ऑपरेटर ओवरलोड करें, वहाँ से भी ये हल हो जाता है। तो दे ब्रेक
इनकैप्सुलेशन बाय अलाउ एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर। फ्रेंड फंक्शन जब भी होगा इनकैप्सुलेशन टूटेगी हमेशा और प्राइवेट मेंबर एक्सेस हो पाएंगे क्योंकि आपने फंक्शन ही फ्रेंड बनाया है। अब फ्रेंड फंक्शन बनाने से ये तीनों नुकसान होंगे। कैसे? डाटा वल्नरेबिलिटी, आपका डाटा वल्नरेबल होगा क्योंकि आपने उस डाटा को प्राइवेट बनाया है, लेकिन अगले ही लम्हे आप उसको फ्रेंड फंक्शन की एक्सेस दे रहे हो, तब आपका डाटा फ्रेंड के पास तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है वो उसको नुकसान पहुंचा दे। सो डाटा वल्नरेबिलिटी में क्या होगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ अनइंटेंडेड डाटा मॉडिफिकेशन। प्रोग्रामिंग बग्स में क्या होगा? पोटेंशियल फॉर मोर एरर। जाहिर है जब आप एक मरतबा आपका डाटा ही प्राइवेट किसी और के हाथ में, हो सकता है उसके अंदर कोई बग्स वो एंटर कर दे, कोई वायरस एंटर कर दे, वल्नरेबल तो वैसे ही रहेगा। और उसके बाद टफ डिबगिंग, हाँ जी, अगर वो नुकसान पहुंचा देता है आपके प्राइवेट डाटा को, तब आप डायग्नोस ही करते रहोगे कि आपका डाटा कैसे इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि जो अंदरूनी बगावत होती है आपको पता है मुश्किल से पता लगती है ना, पहला तो शक बाहर वालों पे जाता है। सो मोर कम्प्लेक्स टू ट्रेस इशू ड्यू टू रिड्यूस इनकैप्सुलेशन, क्योंकि आपने इनकैप्सुलेशन जो आपकी सिक्योरिटी लेयर थी वहीं हटा दिया, तब आपका डाटा जो है कहाँ का महफूज रहने वाला है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है फ्रेंड फंक्शन की, कि आप ओवरलोड ऑपरेटर यूज़ करें। सो ओवरलोड ऑपरेटर विदाउट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन टू मेंटेन इनकैप्सुलेशन, इससे क्या होगा कि आपकी इनकैप्सुलेशन भी मेंटेन रहेगी और आप जो करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। सो ओवरलोड प्लस ऑपरेटर एज नॉन मेंबर नॉन फ्रेंड फंक्शन, ये नेक्स्ट कोड की एग्जांपल है जिसके अंदर आपको एक बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करके भी दिखाया गया है। बाकी तरह के जो बाइनरी ऑपरेटर होंगे वो भी इसी तरह ओवरलोड होंगे। सो यहाँ पर देखें, समझने के लिए सिर्फ ये पहली 4 लाइनें ही हैं, जो बाकी नीचे वाले 2 हैं ये बिल्कुल सेम है, बस डाटा टाइप चेंज है। अगर आप क्लास का यूज़ कर रहे हैं तब आप देखें प्लस ओवरलोड कर रहे हैं, ऑपरेटर का कीवर्ड आएगा कम्प्लेक्स। हमारे पास यहाँ अगर डाटा टाइप है तो डाटा टाइप लिखेंगे, अगर आप क्लास यूज़ कर रहे हैं तो क्लास का नाम लिखेंगे। ऑपरेटर कीवर्ड है, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं वो आ जाएगा प्लस। उसके बाद अपने ए और बी ये 2 पैरामीटर यानी कि 2 वैल्यूज़ आएंगी, वो आपके पास यहाँ रिसीव हो जाएंगी। नीचे देखें तो एक क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, उसको वैल्यू असाइन की जाएगी ए की, जो यहाँ पर पास हुआ है ना ए, उसको असाइन किया जा रहा है टी में, और फिर उसको ऐड करवाया जा रहा है बी में और उसको रिटर्न करवाया जा रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है उसके अंदर देखें तो यहाँ पर सिर्फ डेटा टाइप चेंज है, यहाँ पर डबल लिखा हुआ है और एक कम्प्लेक्स वाला लिखा हुआ है। एक क्लास का मेंबर आ रहा है और एक आपका डबल आ रहा है जो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करोगे। नीचे लास्ट में देखें तो ये भी ऊपर वाले की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो पहला है वो क्लास से आ रहा है और दूसरा जो है वो आपका ऑब्जेक्ट से आ रहा है। सो यहाँ पर सिर्फ डेटा टाइप का फ़र्क है, बाकी कोड सेम ही है। हो क्या रहा है कि जो वैल्यू ए है या ऑब्जेक्ट ए है उसको बी में ऐड करवाया जा रहा है, सिंपल। सो सिमिलर द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर अदर बाइनरी ऑपरेटर लाइक माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और इक्वल टू etc कैन बी ओवरलोडेड यूजिंग सिमिलर पैटर्न। इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए आप बाकी तमाम को भी ओवरलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका फ्रेंड फंक्शन वाला चक्कर सारा ख़त्म हो जाएगा और आपके पास हर डाटा टाइप को हैंडल करने के अलग अलग फंक्शन होंगे। अगर आपके दोनों ही क्लास से आ रहे हैं तब आपका ये पहले वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर आपके पास एक क्लास और एक आपका वेरिएबल आ रहा है तब दूसरा, अगर पहला क्लास से और दूसरा वेरिएबल से आ रहा है तब तीसरा। सो इस तरह से आप लोग ओवरलोड कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स को। आई होप आपको ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अगर लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किया देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।